हेलो एवरीवन। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स को। जैसा कि आपको पता है, ठीक है, कि ये हमारा जो सेक्शन है एक्ट और स्टैंडर्ड, यहां से आपको एक या दो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन के अंदर हम एक्ट्स और स्टैंडर्ड्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। टॉपिक हमारा है एनवायरमेंटल एक्ट एंड रेगुलेशंस। चलो, तो सबसे पहले अपन यहां पे स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल एक्ट एंड रेगुलेशन से कि एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस और लॉ जो आपके होते हैं ये आपके होते क्या है। ठीक है, तो आप समझिए यहां पे एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन और लॉ की अगर बात करें, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अ सेट ऑफ लीगल रूल्स। ठीक है, लीगल रूल्स को सेट करेंगे। किसको सेट करेंगे? लीगल रूल्स को यहां पे सेट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ रेगुलेशंस को भी यहां पे डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, रेगुलेशन को भी डिजाइन किया जाएगा। किस लिए? टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको याद होगा तो जब हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताए थे कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के दो ऑब्जेक्टिव है। पहला है ह्यूमंस से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है एनवायरमेंट से ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना। तो इन दो चीजों के लिए ही आपके एनवायरमेंटल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जो आपके हैं वो आपके यहां पर सेट किए गए हैं। मतलब कुछ लीगल रूल्स आपके यहां पे सेट किए गए हैं, रेगुलेशंस आपके डिजाइन किए गए हैं, जिसकी हेल्प से आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाओ, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस, जो नेचुरल रिसोर्सेस आपके हैं उनको आप कंजर्व कर पाओ। ठीक है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाओ। क्या कर पाओ? आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहां पे कर पाओ। ठीक है, तो इंपोर्टेंस क्या है हमारा एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस और लॉ का? कि ये सेट ऑफ लीगल रूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं, रेगुलेशंस डिजाइन करते हैं, जिसकी हेल्प से आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाओ, कंजर्व कर पाओ आप नेचुरल रिसोर्सेस को, एंड यहां पे इंश्योर कर पाओ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब समझना, ये जो लॉ आपके हैं, ये जो लॉ आपके हैं, ठीक है, गवर्न द इंटरेक्शंस बिटवीन ह्यूमंस एक्टिविटी एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये चीज याद रखना, एक तरीके से आपके ये जो लॉ आपके हैं एक इंटरेक्शन यहां पे आपको प्रोवाइड करेंगे ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल इन्वायरमेंट के बीच। और इनका मेन एम यहां पे क्या है? मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ एक्टिविटी सच एज इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, एग्रीकल्चर, वेस्ट डिस्पोजल एंड अर्बन डेवलपमेंट्स ऑन द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पे याद रखना, इसलिए इन्वायरमेंटल एक्ट्स एंड रेगुलेशंस आपके इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर बात करें अपन कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट की अपन बात करें, तो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1980 में इंपार्ट किया गया था। ठीक है, एक डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1980 में आपका बनाया गया था। ठीक है, और इस डिपार्टमेंट का मेन जो पर्पज था, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बाय इनकरेजिंग रिसर्च ऑन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर आपको क्या करना है? रिसर्च करना है और एनवायरमेंटल अवेयरनेस को इंपार्ट करना है। ये मेन हमारा कंसर्न था इस डिपार्टमेंट। और 1980 में ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट आपका बनाया गया था। ठीक है, आगे अपन बात करें तो इंडिया के अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए
जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, उन प्रोविजंस की अगर अपन बात करें तो उन प्रोविजंस में आपका सबसे पहले आपका यहां पे आ जाता है, क्या आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स। दूसरा आपका आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आपकी स्टेट पॉलिसी है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको देखने को मिल जाएंगी। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, तो दैट इज द प्रोविजंस, ये प्रोविजंस इंडिया के द्वारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए बनाए गए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अगर अपन बात करें तो अमेंडेड इन द ईयर 1976 में अमेंडेड किया गया था। और जो आपका आर्टिकल 48 ए है, कौन सा आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 48 ए है, इसको ऐड किया गया था। ये जो आर्टिकल 48 ए आपका है, जो कि आपका 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका अमेंडेड किया गया था। इसने क्या बोला, इसने बोला कि द state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। ठीक है, तो ये जो आपका आर्टिकल यहाँ पे ऐड किया गया था, आर्टिकल 48 ए, इसने क्या बोला यहाँ पे, इसने ये बोला था कि भैया आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको यहाँ पे इंप्रूव करना है, किसको, इन्वायरमेंट। साथ ही साथ आपका जो फॉरेस्ट है, जो आपकी वाइल्ड लाइफ है, इसके लिए सेफ गार्ड आप प्रोवाइड करो। ठीक है, इस अमेंडमेंट का ये मेन रीजन था, ठीक है, ऐड करने का। 1976 में आपका हुआ था, कब हुआ था आपका ये हुआ था 1976 में, आर्टिकल नंबर 48 ए। और इसने क्या बोला, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करिए, आप इंप्रूव करिए, साथ ही साथ फॉरेस्ट के लिए सेफगार्ड आप प्रोवाइड कराइए और वाइल्ड लाइफ के लिए भी आप सेफगार्ड प्रोवाइड कराइए। ये मेन हमारे इस आर्टिकल का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी की अगर बात की जाए तो फंडामेंटल ड्यूटी टू बी ऑब्जर्व्ड बाय एवरी सिटीजन के द्वारा ऑब्जर्व की जाएगी। और ये आपको आर्टिकल नंबर 51 ए और जी के अंदर मिलेगी। ठीक है, 51 ए जी के अंदर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मिल जाएगा। इसका मेन रीजन क्या था, या इसका मेन मोटिव क्या था, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपका है, जो कि आपको आर्टिकल नंबर 51 ए जी के अंदर मिलेगा। और इसके अंदर क्या है कि आपको प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, जिसके अंदर अब इंप्रूवमेंट में क्या आ जाता है, इंप्रूवमेंट में यही आ जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को बढ़ाओ। जैसे आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जिसके अंदर बोला जाता है कि भैया पेड़ लगाओ, ठीक है, जंगलों को मत काटो, पेड़ लगाओ। ठीक है, तो आपका इसके अंदर फॉरेस्ट को इंक्लूड किया गया, लेक्स को इंक्लूड किया गया, रिवर्स को इंक्लूड किया गया, वाइल्ड लाइफ को इंक्लूड किया गया, साथ ही साथ आपके जो लिविंग क्रिएचर्स हैं इनको भी यहां पर जोड़ा गया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो कुछ आपको जनरल लॉज आपको देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड आपको लॉज देखने को मिलेंगे, वाटर से रिलेटेड आपको लॉज देखने को मिलेंगे, और एयर से रिलेटेड आपको लॉज देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहां से इंपोर्टेंट सेक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है। अभी तो अपन ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा है कि एक्ट और स्टैंडर्ड्स आपके क्या होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अब बात कर रहे हैं कि एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आती हैं। तो आपकी कुछ जनरल लॉ आएंगे, आपके फॉरेस्ट से रिलेटेड आपके, और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड आपके लॉ आने वाले हैं, वाटर से रिलेटेड आपको कुछ लॉ देखने को मिलेंगे, और एयर से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है आपको एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। आगे अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन जनरल लॉज की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको यहाँ पे याद रखना है 1986 के अंदर आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसको इन शॉर्ट आप EPA बोलते हो। आप क्या बोलते हो, आप इसको EPA बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो आप इसको EPA बोलते हो।
तो 1986 में आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था। अच्छा, ये जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका था, ये पता है आपका कब आया था? इन्वायरमेंट को कब प्रोटेक्ट करना था? जब आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो था ये बनाया गया था। ठीक है, कब हुआ था आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी, और इसके अंदर कौन सी गैस का लीकेज हुआ था? जल्दी से आप कमेंट करके आंसर दें, जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी आपकी, और कौन सी गैस आपकी यहां पे रिलीज हुई थी? बताइए जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार। 1984 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गैस कौन सी थी आपकी? गैस कौन सी थी? कौन सी गैस आपकी यहाँ पे रिलीज हुई थी? गैस कौन सी रिलीज हुई थी? ओके, ठीक है, चलो। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, समझना यहाँ पे, ऑथोराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथोराइज करता है कि भैया आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, इन्वायरमेंट को आप क्या करें, आप यहाँ पे इन्वायरमेंट को इंप्रूव करें, मतलब इन्वायरमेंटल क्वालिटी को आप यहाँ पे इंप्रूव करें। साथ ही साथ इस एक्ट के अंदर बोला गया कंट्रोल एंड रिड्यूस पॉल्यूशन, आप पॉल्यूशन को यहाँ पे कंट्रोल करिए और रिड्यूस करिए। जितने भी सोर्सेस हैं जो पॉल्यूशंस को क्रिएट करते हैं, वो सारे पॉल्यूशंस को आपको क्या करना है, वो सारे पॉल्यूशंस को आपको कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा जैसे जो व्हीकल्स हैं उनके जो इंजन्स आपके हैं, क्या है, जो व्हीकल्स हैं उनके जो इंजन्स है उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोला जा रहा है। हाँ, कि आपने देखा होगा कि भैया BS4 पहले आता था, ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा था तो BS6 लेके आए। अब BS7 की तैयारी में है कि BS7, यहाँ पे पॉल्यूशन के रिलेटेड ही इंजन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं डीजल गाड़ियां जो हैं इनको बैन करो, ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया हुआ है किसके द्वारा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा, कि भैया आपको यहाँ पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है और साथ ही साथ पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है। पॉल्यूशन को क्या करना है? पॉल्यूशन को आपको रिड्यूस करना है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जितने भी सोर्सेस आपके पॉल्यूशन के हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने बोला है प्रोहिबिट एंड रेस्ट्रिक्ट द सेटिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ एनी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी ऑन एनवायरमेंटल ग्राउंड। जो एनवायरमेंटल ग्राउंड्स आपके हैं उस पर आप जो इंडस्ट्री वगैरह है, इंडस्ट्री फैसिलिटीज वगैरह हैं, आप इसको भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि यहाँ इस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल ग्राउंड में आप अपनी फैक्ट्री को इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम समझना, अभी मैं आपको इंपोर्टेंट सारी चीजें बता रहा हूं, सारे के सारे एक्ट और स्टैंडर्ड बता रहा हूं। यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको अपने को डीप डिटेल्स में पढ़ना है, डीप में पढ़ना है। ठीक है, इसको अपने को डिटेल्स में पढ़ना है, तो अपन डिटेल्स में इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में अपन इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे एक्ट एंड रेगुलेशंस आए हुए थे, तो इसको डिटेल्स में अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी अपन डिस्कस क्या कर रहे हैं कि भैया जनरल में हमारे कौन कौन से लॉ आते हैं एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन में। ठीक है, तो उसकी अपन बात कर रहे हैं, तो दैट इज द जनरल। और जनरल में पहला हमारा EPA आ गया है 1986, और इसका मेन मोटिव जो था वो मोटिव मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि इसका मेन मोटिव आपका ये था। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, तो आपका 1986 में EPA आपका एक्ट आया था, एज अ एक्ट आया था, और आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स भी आए थे। क्या आए थे? आपके रूल्स भी आए थे। तो ये चीज याद रखना, ये आपका क्या है? ये आपका एक्ट है यहाँ पर। और अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? अपन बात कर रहे हैं रूल्स की। ठीक है, तो रूल्स यहाँ पे किस लिए बनाए गए कि जो भी स्टैंडर्ड ऑफ इमिशंस हैं आपके, या फिर डिस्चार्ज है आपका, डिस्चार्ज ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट जो आपका है, उसकी एक प्रोसीजर लेज डाउन की गई थी किसके द्वारा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स के द्वारा। ठीक है, तो बस इसी रूल्स के द्वारा ही तो ये जो इमिशंस, इंजन इमिशंस के जो स्टैंडर्ड्स है ना, इन स्टैंडर्ड्स को बदला जा रहा है। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि पहले हमारे व्हीकल जो BS4 हमारे आ रहे थे, अब हमारे BS6 आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे
BS7 की प्लानिंग में चल रही है, BS7 अपने को लॉन्च करना है। डीजल जो गाड़ियां हैं, डीजल गाड़ियों को आपको क्या करना है, आपको स्टॉप कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर आपने देख लिया होगा डीजल गाड़ियों को बैन किया जा रहा है ना। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पर गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस है, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ इमिशंस और डिस्चार्ज ऑफ द एनवायरमेंट पोल्यूटेंट जो आपके हैं, ठीक है। तो इसको लेस डाउन करने के लिए आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स को बनाया गया था, जो कि 1986 में ही आपका बन गए थे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1989 की। कब की बात करेंगे अपन, 1989। तो 1989 के अंदर आपको हजार्डस वेस्ट, ठीक है, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखना ये एक्ट नहीं है, ये आपका रूल्स हो गया है। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जो भी आपका हजार्डस वेस्ट है, ठीक है, अभी अपन इसको इसकी कैटेगरी अपन पढ़ेंगे और इसको अपन डिस्कस करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। जब हमारा टॉपिक चलेगा ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हजार्डस वेस्ट हमारा क्या होता है, म्युनिसिपल वेस्ट हमारा क्या होता है। ये सारी कैटेगरी अपन पढ़ने वाले हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। आप यहां पे समझिए कि हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग की बात हो रही है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कंट्रोल करना है। कंट्रोल किस चीज को करना है, जनरेशन, कहां से आपका हजार्डस वेस्ट जनरेट हो रहा है, इसका कलेक्शन, इसका ट्रीटमेंट, ठीक है, इसका इंपोर्ट, इसका स्टोरेज और क्या आ जाएगा, इसकी हैंडलिंग आ जाएगी। अब इसका अगर मैं लाइव एग्जांपल आपको बताऊं तो आपको पता है कि अभी यूनियन कार्बाइड का बहुत सारा जो कचरा था, वेस्ट था, वो भोपाल से इकट्ठा, मतलब भोपाल से लेके आया गया, और जो हमारा पीथमपुर के अंदर रामकी प्लांट है उसके अंदर उसको क्या करना था, जल्दी से बताओ, उसको क्या करना था, डिस्पोज करना था ना। और वहां पे जो प्रोसीजर यूज की जाने वाली थी, जिसकी हेल्प से उसको क्या किया जा रहा था, नष्ट किया जा रहा था, खत्म किया जा रहा था, इंसिनेरेशन प्रोसेस के द्वारा करना था ना। तो वो आपका हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स के तहत आता है कि इसका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि जनरेशन क्या है, कलेक्शन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इंपोर्ट कैसे करना है, स्टोरेज कैसे करना है, हैंडलिंग इसकी कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर आती हैं, ठीक है। भैया बताओ ना यार, कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग, इतनी अच्छी चीजें बता रहा हूँ। हाँ, देखे हो ना, रिसेंटली आपकी न्यूज थी, कितने टन आपका जो वेस्ट था आपका लेके आया गया था। ये तो जीके में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि एनवायरमेंट से ही आपका ये क्वेश्चन बने। कितना मेट्रिक टन आपका यहाँ पे वेस्ट लेके आया गया था, हजार्डस वेस्ट, बताओ जल्दी से। अलावा जी कहाँ चले गए हो? ओके, चलो ठीक है। तो ये आपका 1989 में हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स आपका आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखोगे 1989 में ही हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल तो आया ही था, इसके साथ साथ 1989 के अंदर आपका क्या आया था, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स। यहां पे केमिकल्स की बात कि मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और इंपोर्ट आपका जो है केमिकल्स का, उसके लिए आपका यहाँ पे रूल्स आया हुआ था। इसके अंदर क्या बोला गया, इसके अंदर डिफाइन किया गया, डिफाइन द टर्म्स यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट एंड सेटअप एन अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट। मतलब एक अथॉरिटी को यहाँ पे सेटअप किया गया था, क्या किया गया था, एक अथॉरिटी को यहाँ पे सेटअप किया गया था, जिसके द्वारा यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जाना है, ठीक है। तो अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट वंस अ ईयर, कम से कम साल में एक बार इस अथॉरिटी के द्वारा इंस्पेक्शन जो है वो आपका यहाँ पर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा। द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कनेक्टेड विथ हजार्डस केमिकल्स, जितनी भी आपकी इंडस्ट्री हैं जो कि आपकी हजार्डस
जो कि आपकी हजार्डस केमिकल से रिलेटेड हैं, ठीक है, तो उनका विजिट साल में एक बार आपको कम से कम करना है कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, किस तरीके से यहाँ पर स्टोरेज किया जा रहा है हजार्डस केमिकल्स का, और किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है आपका केमिकल, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी के लिए एक अथॉरिटी यहाँ पे असाइन की गई, अथॉरिटी बनाई गई, जो कि साल में एक बार यहाँ पे इंस्पेक्शन करेगी इस टाइप की इंडस्ट्री का, ठीक है। इस टाइप की इंडस्ट्री का आपका क्या होगा, इस टाइप की इंडस्ट्री का इंस्पेक्शन होगा, जो कि इस अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इस अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे तो 1989 के अंदर ही, 1989 के अंदर ही आपका और कौन सा रूल आया हुआ था, देखो, मैन्युफैक्चरर्स यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टोरेज किसका, हजार्डस, हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनाइजेशन और सेल रूल्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, ठीक है, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, नेचर एंड हेल्थ, ठीक है। यहां इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि आपको प्रोटेक्ट करना है, किसको प्रोटेक्ट करना है, आपको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, आपको नेचर को प्रोटेक्ट करना है, आपको हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन ऑफ जेन टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी, उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो भैया एनवायरमेंट को आपसे, उसको एनवायरमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है, नेचर को प्रोटेक्ट करना है, और आपको हेल्थ को यहां पे प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना है, हेल्थ को यहां पर प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, क्लियर। तो ये 1989 के अंदर आपका कौन सा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनाइजेशन और सेल रूल्स आपका निकल के आया था, जो कि हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए आपका था, ठीक है। इसमें इसका मैन्युफैक्चरिंग, यूजेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज आपका आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपका जीके में भी बन सकता है, जीके में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, और एनवायरमेंट के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आपको एक्ट और स्टैंडर्ड में बता रहा हूं, ये आपको याद रख लेना है। 1 से 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जनरली ये वाला अगर अपन पार्ट देखें तो ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं होता है, ये एनवायरमेंटल स्टडीज का पार्ट होता है, ठीक है। तो बहुत सारी सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम्स होती हैं उसके अंदर भी एज आ जनरल नॉलेज ये वाला सेक्शन पूछा जाता है, एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। और जीके के सेक्शन के अंदर आपका ये पूरा पोर्शन आ जाता है, इंजीनियरिंग सेक्शंस के अंदर नहीं आता, जीके सेक्शंस के अंदर ही आपका सेक्शन आ जाता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, बताइए जल्दी से, क्लियर। अरे त्रिवेदी जी यार, तुम ऑनलाइन नहीं दिख रहे हो, तुम्हारी कमेंट दिख रही है बस, हाँ, तुम्हारी सिर्फ कमेंट दिख रही है, तुम ऑनलाइन नहीं दिख रहे हो, इनविजिबल हो गए हो तुम, हाँ। चलो 1989 के बाद, 1989 के बाद हमारा 1991 आता है, और जब 1991 देखा तो 1991 के अंदर हमारा कौन सा रूल आया, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ठीक है, याद रखना, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है, यहां पे याद रखना ये एक्ट है, और पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, और एक्ट के साथ आपका रूल्स, रूल्स भी आया,
साथ ही साथ इसके अंदर अमेंडमेंट भी आया। अमेंडमेंट कब आया आपका? 1992 के अंदर आया। अमेंडमेंट कब आया आपका? 1992 के अंदर आया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था? इसके अंदर क्या था? ये जो एक्ट आपका है, रूल्स आपका है, ये आपको क्या प्रोवाइड कराता है? ये प्रोवाइड कराता है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, क्या प्रोवाइड कराता है? ये आपको प्रोवाइड कराता है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। किस लिए प्रोवाइड कराता है? पर्पज क्या है इसका प्रोवाइड कराने का? हाँ, पर्पज क्या है? पर्पज ये है प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ टू द पर्सन अफेक्टेड बाय द एक्सीडेंट व्हाइल हैंडलिंग एनी हजार्डस सब्सटेंसेस। अगर आपको याद होगा तो ये चीज मैंने आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के टाइम पे पढ़ाया था, एक्सीडेंट और सेफ्टी के अंदर पढ़ाया था। लेकिन वो जो आपका रूल वो लेबर लॉ के अंदर आ रहा था, वो लेबर लॉ के अंदर आ रहा था। लेकिन यहां पे बात की गई है क्या कि अगर कोई पर्सन आपका हजार्डस सब्सटेंसेस के हैंडलिंग के टाइम पर एक्सीडेंट से अफेक्टेड हो जाता है तो उसको इमीडिएट रिलीफ आपको प्रोवाइड करना है। तो वो कैसे प्रोवाइड होगा? तो उसके लिए 1991 के अंदर ये एक्ट और रूल आपका बनाया गया था। नहीं तो आदमी क्या करेगा? यहाँ पे डिनाइड कर जाएगा, भाग जाएगा। हाँ, बोलेगा केमिकल के कांटेक्ट में आ गया भैया, मान लो अब एसिड रखा हुआ था हमारा, ठीक है, बड़ी बड़ी जो हमारी इंडस्ट्री होती है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, बहुत सारे एसिड्स का यूज किया जाता है पेंटिंग वर्क के लिए, ठीक है, और बॉसिंग वगैरह के लिए। तो वहां पे अगर कोई लेबर जो है अगर उसके कांटेक्ट में आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो अफेक्ट हो गया है, तो इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कैसे करेगा? तो भैया इस एक्ट का, रूल का डर रहता है इंसान को, इसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, इसलिए ये रूल आपका बनाया गया। ठीक है, ये रूल आपका बनाया गया था। तो याद रखना ये 1991 में आपका रूल आया था। कब आया था आपका? 1991 के अंदर रूल आया था। ठीक है, याद रखना ये रूल भी है, इसके अंदर एक्ट भी आपका आ गया, और 1991 जो आपका था इसके अंदर अमेंडमेंट भी दिया गया था। ठीक है, इसके अंदर आपका अमेंडमेंट भी दिया गया था 1992 के अंदर, इसके अंदर अमेंडमेंट भी आ चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1995 1995 की बात करें तो नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट आपका आया था। क्या आया था आपका? नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट आपका आया था। ठीक है, ये क्यों क्रिएट किया गया? ये क्यों क्रिएट किया गया? क्रिएटेड टू अवॉर्ड कंपेंसेशन फॉर डैमेज टू पर्सन। जो पर्सन यहां पे डैमेज हुआ है, जो पर्सन यहां पे डैमेज हुआ है, उस पर्सन को कंपेंसेशन अवॉर्ड करने के लिए। ठीक है, इमीडिएट रिलीफ के लिए आपका कौन सा था? इमीडिएट रिलीफ के लिए ये था। और अगर डैमेज ज्यादा हो गई पर्सन को लेके, डैमेज पर्सन ही नहीं बचा, तो कंपेंसेशन आपको जो मिलेगा वो किसके तहत मिलेगा? नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत आपको मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी एंड द एनवायरमेंट अराइजिंग फ्रॉम एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग हजार्डस सब्सटेंसेस। ठीक है, याद रखना यहां पे लेकिन हजार्डस सब्सटेंसेस की बात की जा रही है। ठीक है, हजार्डस सब्सटेंसेस की बात की जा रही है कि हजार्डस सब्सटेंसेस की वजह से अगर किसी पर्सन को डैमेज हो जाता है, किसी प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाता है, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाता है, एंड द एनवायरमेंट अराइजिंग फ्रॉम एनी एक्टिविटी। ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर अगर किसी भी प्रकार का आपका एनी एक्टिविटी के तहत आपका आता है तो कंपेंसेशन जो होगा वो कंपेंसेशन यहां पर अवॉर्ड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कंपेंसेशन आपका अवॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो 1997 के अंदर, 1997 के अंदर नेशनल इन्वायरमेंट एपलेट अथॉरिटी एक्ट आपका आया था। ठीक है, नेशनल इन्वायरमेंट एपेलेट्स अथॉरिटी एक्ट आपका आया था। ये क्यों क्रिएट किया गया था? ठीक है, तो क्रिएटेड टू हियर हियर अपील्स विथ रिस्पेक्ट टू restrictions of area
इन विच क्लासेस ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी क्लासेस होती है इंडस्ट्री की, उन इंडस्ट्री की पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर रेस्ट्रिक्शंस चाहते हो तो हियरिंग अपील्स के लिए ये आपका क्रिएट किया गया। ठीक है, और याद रखना ये भी आपका किसके अंडर आएगा, अंडर द ईपीए। ठीक है, ये लिखा हुआ है ETC आर कैरिड आउट और प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट टू सर्टेन सेफगार्ड अंडर द EPA, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही आपका नेशनल एनवायरमेंट एपेलेट्स अथॉरिटी एक्ट आया था, जिसके अंदर हियर अपील्स, अगर आप अपील कर रहे हो कि भैया इस रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द एरिया इन विच क्लास ऑफ इंडस्ट्री, इन क्लास की इंडस्ट्री के लिए आप इस एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर दो। ठीक है, तो वो आपके किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत सुनवाई होगी आपकी, इस एक्ट के तहत आपकी सुनवाई होगी। क्या होगा आपका, इस एक्ट के तहत आपका सुनवाई जो है वो की जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो 1998 के अंदर आपका आया था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट एंड हैंडलिंग रूल्स आपका आया था। ठीक है, अब आप यहां पे समझो, मतलब जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस आपके होते हैं, ठीक है, तो आपको जो हॉस्पिटल का वेस्ट यहां पे निकलता है प्रॉपर तरीके से, हॉस्पिटल का जो वेस्ट आपका निकल रहा है उसका प्रॉपर तरीके से आपको सेग्रीगेशन करना है, डिस्पोजल करना है, कलेक्शन करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। क्या करना है आपका, सेग्रीगेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, डिस्पोजल होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए और ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका किसके अंदर है, ये आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स के अंदर आपका आता है, जिसके अंदर हॉस्पिटल्स का जो वेस्ट आपका निकलता है उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन, उसका प्रॉपर डिस्पोजल, उसका प्रॉपर कंट्रोलिंग और सॉरी कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट, वो आपका बायोमेडिकल वेस्ट के तहत आएगा। किसके तहत आएगा, आपका बायोमेडिकल वेस्ट के तहत आएगा। आगे बात करें तो जनरल हमारे जो रूल्स थे और लॉ थे एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन के अंदर, वो हमारे कंप्लीट हुए। अब अपन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे कुछ रूल्स एंड एक्ट अपन देखेंगे। जैसे 1927 के अंदर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आपका आया। 1927 के अंदर आपका क्या आया, 1927 के अंदर आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया एंड आपका अबेटमेंट जो आपका था वो 1984 में आया। अबेटमेंट इसके अंदर कब आया आपका, 1984 के अंदर आपका यहां पर क्या आया है, आपका अबेटमेंट यहां पे आया है। ठीक है, तो अब आप यहां पे देख सकते हो फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आपका आया है। ठीक है, तो ये किस लिए आया है, मेन अपन बात करें तो इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था किस लिए, टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटेड टू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड आपका ये लॉ बनाया गया था, जिसके अंदर आप देखो द ट्रांजिस्ट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द ड्यूटी लिवेबल ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब फॉरेस्ट के द्वारा जो टिम्बर प्रोड्यूस की जा रही है या फिर अदर चीजें आपकी जो प्रोड्यूस हो रही हैं फॉरेस्ट के द्वारा, जैसे आपको पता होगा, जैसे आपको पता होगा बीड़ी बनती है ना, बीड़ी, बीड़ी काय की बनती है, तेंदू पत्ता का बनता है। तो तेंदू पत्ता आपका कहां से आएगा, वो तो फॉरेस्ट से आएगा ना, तो फॉरेस्ट के द्वारा ही तो प्रोड्यूस आइटम में आ जाएगा ना वो आपका तेंदू पत्ता आ जाएगा ना। एमपी के अंदर, एमपी के अंदर तेंदू पत्ता होता है, बताइए जरा कमेंट में, एमपी के अंदर होता है तेंदू पत्ता, कितना प्रोडक्शन है एमपी के अंदर तेंदू पत्ता का, बताओ जल्दी से। अगर ये एक्ट ना होता, अगर ये एक्ट ना होता तो सब अभी क्या कर रहे होते, तेंदू पत्ता, तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए जा रहे होते।
हाँ क्यों, ऐसे ही होता है ना उदय? क्यों, अभी तक आया नहीं? अभी तक कमेंट नहीं आया किसी का कितना प्रोडक्शन है? भैया पढ़ाई का लेवल जो है, पढ़ाई का लेवल जो है बड़ा कम चल रहा है। हाँ, पढ़ाई का लेवल बड़ा कम चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। 1972 के अंदर, 1972 के अंदर आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। कौन आया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। और रूल्स जो था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल जो आपका था वो 1973 के अंदर आया था। और इसके अंदर जो अमेंडमेंट आपका आया था, जो चेंजेस किए गए थे, अमेंडमेंट मतलब कि चेंजेस किए गए इसके अंदर, वो 1991 के अंदर किए गए। कब किए गए? 1991 के अंदर किए गए। ठीक है, और ये किस लिए प्रोवाइड किया गया था? जो भैया बर्ड्स आपके हैं, जो एनिमल्स हैं, मतलब बोलते हैं ना संरक्षित पक्षी, ऐसा बोलते हैं। जीके में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया होगा सर ने, संरक्षित पक्षी, एनिमल्स जो आपके होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। ठीक है, और रूल्स आपके बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो 1980 के अंदर, 1980 के अंदर, 1980 के अंदर आपका क्या आया था? 1980 के अंदर फॉरेस्ट एक्ट आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था। क्या आया था आपका? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था। और जो रूल्स आपका था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स जो आपका था, वो आपका 1981 में आया था। कब आया था आपका? 1981 में आया था। ठीक है, ये किस लिए था आपका? जो हमारे फॉरेस्ट है उनका कंजर्वेशन आपको करना है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, उसके लिए 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और 1981 के अंदर आपका रूल्स जो था उसको इनेक्ट किया गया था। ठीक है, आगे अपन बात करें तो आगे हमारा वाटर से रिलेटेड कौन कौन से यहाँ पे लॉ और एक्ट आए हुए थे? सबसे पहला आप देखो 1882। ठीक है, 1882, इसके अंदर आपका आया था द एजमेंट एक्ट। द एजमेंट एक्ट आपका क्या होता है? अलाउस प्राइवेट राइट टू यूज आर रिसोर्सेस। ठीक है, जो रिसोर्सेस आपके हैं, ठीक है, जो रिसोर्सेस आपके हैं, तो उन रिसोर्सेस पर प्राइवेट राइट्स आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपका ग्राउंड वाटर हो गया। ठीक है, आपका ग्राउंड वाटर हो गया, by viewing it as an attachment to the land. It also states that all surface water belongs to the state and is the state property. ठीक है, मतलब जितने भी आपके ऑल सरफेस वाटर है जो कि आपके स्टेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो वो स्टेट प्रॉपर्टी के अंदर आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका वाटर से रिलेटेड आपका एजमेंट एक्ट आया था। क्या आया था आपका? एजमेंट एक्ट आपका आया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 1897 के अंदर आपका इंडियन फिशरीज एक्ट आपका आया था। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे टू सेट ऑफ पेनल ऑफेंस आपके बनाए गए थे। ठीक है, एस्टेब्लिश टू सेट ऑफ पेनल्स ऑफेंस वेयर बाय द गवर्नमेंट कैन श्योर एनी पर्सन हु यूज डायनामाइट्स और other explosive substances in any way, coastal or inland, with intent to catch or destroy any fish or poisonous fish in order to kill. कहने का मतलब ये है कि जैसे क्या होता है कि आप कोई नेचुरल रिसोर्सेस आपका है, उसके आजू बाजू में आपको क्या देखने को मिल जाती है? आपको माइंस वगैरह देखने को माइंस देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो वहां पे डायनामाइट वगैरह का आपका यूजेस हो रहा है। ठीक है, या फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस का यूज हो रहा है। तो ठीक है, तो अगर इस इंटेंट के साथ अगर पकड़ा जाता है कोई कि भैया कि वो कैच कर रहा है या फिर फिशेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है, या फिर पॉइजन्स वगैरह फिश को दे रहा है और किलिंग कर रहा है किसकी? फिशेस की, तो उसके लिए इंडियन फिशरी एक्ट आपका बनाया गया। हाँ, वही बोल रहा हूं कि कहने का मतलब ये है कि डायनामाइट वगैरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यूज कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो डायनामाइट का यूज कर रहे हैं मछलियों को मारने के लिए,
या फिर आप पॉइजन्स वगैरह का यूज कर रहे हो मछलियां मारने के लिए, ठीक है। अब जैसे माइंस वगैरह होती है, वहां पे पानी वगैरह भर जाता है, उसके अंदर बहुत सारी मछलियां आपकी वो जो होती है मछलियां रहती हैं, ठीक है, तो मार रहे हैं मछलियों को। तो उसके लिए इंडियन फिशरी एक्ट आपका बना हुआ है। क्या बना हुआ है आपका? इंडियन फिशरी एक्ट आपका बना हुआ है, ठीक है। इनलैंड और कोस्टल दोनों जगह के लिए आपका ये है, ठीक है। तो भैया ये चीज याद रखना है, मछलियों को नहीं मारना है, ठीक है। चलो 1956 की अगर अपन बात करें तो 1956 के अंदर आपका रिवर बोर्ड एक्ट आया। आपका क्या आया? आपका रिवर बोर्ड एक्ट आया। अब रिवर बोर्ड एक्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? आ, जैसे इंटर स्टेट कॉपरेशन। अब जैसे आप ऐसा बोल सकते हो ना कि आपके स्टेट के अंदर से भी नदी निकल रही है, आगे चल के दूसरे स्टेट के अंदर भी वो नदी जा रही है, तो जो इंटर स्टेट आपके कॉपरेशंस होते हैं, जो इशू होते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए द रिवर बोर्ड एक्ट आपका यहाँ पे बनाया गया था 1956 के अंदर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेटिंग अप एन एडवाइजरी रिवर बोर्ड टू रिजॉल्व इशू इन इंटर स्टेट कॉपरेशन, ठीक है। इंटर स्टेट कॉपरेशन के लिए यहाँ पे एडवाइजरी रिवर बोर्ड आपका जो है वो बनाया गया, जो कि इशू जो रहेंगे उनको रिजॉल्व किए जाएंगे इसके तहत, ठीक है। अपन नेक्स्ट बात करें तो 1970 के अंदर आपका मर्चेंट शिपिंग एक्ट आता है। आपका क्या आता है? आपका मर्चेंट शिपिंग एक्ट आता है। इसका मेन काम क्या था? एम्स टू डील, ठीक है, डील करना है किसके साथ? विथ वेस्ट अराइजिंग फ्रॉम द शिप। शिप से जो आपका वेस्ट आता है उसको डील करने के लिए मर्चेंट शिपिंग एक्ट को बनाया गया था, ठीक है, ठीक है। अलोंग विथ कोस्टल एरिया और एक स्पेसिफाइड रेडियस के अंदर ही अपन इसकी बात करेंगे, ठीक है। ओवरऑल की बात नहीं कर रहे हैं अपन, इसकी बात कर रहे हैं कहां पे? अपन इसकी बात कर रहे हैं भैया, अपन इसकी बात कर रहे हैं कि जो वेस्ट आपका अराइज हो रहा है कोस्टल एरिया के अंदर एक स्पेसिफाइड रेडियस के अंदर, ठीक है, तो उस वेस्ट से डील करना है, तो उसके लिए आपका मर्चेंट शिपिंग एक्ट जो है 1970 के अंदर बनाया गया। आगे अगर अपन बात करें तो 1974 के अंदर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आपका बनाया गया, ठीक है। मतलब वाटर का प्रिवेंशन और पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। अब समझना यहाँ पे एस्टाब्लिशेस एन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को बनाया गया, ठीक है। किसको बनाया गया? जैसे आपने सुना होगा ना सेंट्रल रिसर्च बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे सुने होंगे ना नाम, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए और इनका मेन काम क्या था? प्रिवेंटिंग एंड एबेटिंग वाटर पॉल्यूशन। यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन जो है उसको प्रिवेंट आपको करना है। क्या करना है? वाटर पॉल्यूशन को आपको प्रिवेंट करना है। इट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर वाटर क्वालिटी एंड इफ्लुएंट polluting industry must seek permission to discharge waste into the effluent body। effluent body जो आपकी होती है, जैसे हम पढ़ते हैं ना वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के अंदर एक हमारी डाइल्यूशन होता है कि हमारा जो वेस्ट होता है हम उसको डाइल्यूट करा देते हैं एक बड़ी नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर, तो वो इफ्लुएंट बॉडी आपकी हो गई। तो विदाउट परमिशन ऐसा नहीं है कि भैया आप गए हो आपने डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे परमिशन आपको लेना पड़ेगी, आपको यहाँ पे चेक कराना पड़ेगा कि भैया इससे वाटर पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, आप क्या चीज यहाँ पे मिक्स कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपके वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के तहत आपकी चीज चेक की जाती है, ठीक है। और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आपका है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपका बनाया गया है, CPCB आपका बनाया गया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। 1977 की अगर अपन बात करें, 1977 की अगर अपन बात करें तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, याद रखना सेस एक्ट। कौन सा एक्ट आया? ये सेस एक्ट आपका आया। ये जो आपका क्या होता है? लेवी आपका होता है, लेवी एंड जो सेस आपका होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड फॉर द लेवी एंड सेस कलेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना, तो लेवी और सेस कलेक्शन जो आपका होता है, और आप फी ऑन वाटर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री एंड लोकल अथॉरिटी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये पर्टिकुलर एक्ट आपका लेवी एंड सेस कलेक्शन के लिए आपका यहां पर बनाया गया था, ठीक है।
1978 की अगर बात करें तो इसके अंदर आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस रूल आपका आया था। कौन सा रूल आपका आया था? आपका सेस रूल आया था। ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस एंड इंडिकेट द काइंड ऑफ द लोकेशंस ऑफ मीटर दैट एवरी कंज्यूमर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट। इसके लिए आपका ये सेस रूल आपका बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सेस रूल आपका बनाया गया था। नेक्स्ट 1991 के अंदर आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन आपका आया था। क्या आया था आपका? कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन आपका आया था। इसके अंदर क्या था? पुट्स रेगुलेशंस ऑन वेरियस एक्टिविटी। बहुत सारी जो एक्टिविटी आपकी होती है इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको रेगुलेट करने के लिए जो रेगुलेशंस आपके बनाए गए थे वो आपके कोस्टल रेगुलेशंस जोन नोटिफिकेशन के अंदर आपके आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। ये आपके कोस्टल एरिया के अंदर किसी भी प्रकार का आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। जो आपका बैक वाटर होता है, बैक वाटर और एस्चुरीज आपकी जो होती है इनके लिए ये आपको क्या कराएगा? प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलेशंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं वेरियस एक्टिविटी को लेके, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन को लेके कि कोस्टल एरिया के अंदर आप कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से करोगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर रेगुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे 1991 के अंदर, जो कि आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं रिलेटेड टू एयर से रिलेटेड आपके कौन कौन से एक्ट यहाँ पे आए हैं। ठीक है, 1948 में अपन बात करें तो 1948 के अंदर आपका फैक्ट्रीज एक्ट आया था और इसके अंदर अवॉर्डमेंट जो आपका आया था 1987 आया था। अगर आपको याद होगा तो ये फैक्ट्री एक्ट अपन एक बार और पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था लेबर लॉज को। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट वहां पे पढ़ा था। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बात आ जाती है कि भैया इसका मेन कंसर्न जो है वो वर्किंग एनवायरनमेंट को लेके है। क्या लेके है? वर्किंग एनवायरनमेंट को लेके है कि वर्कर्स जो हैं उनके लिए आप किस प्रकार का वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, किस प्रकार का वर्किंग एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करा रहे हो। ठीक है, और इसके अंदर जो अवॉर्डमेंट आपका आया वो 1987 में आया। अवॉर्डमेंट कब आया आपका? अवॉर्डमेंट आपका 1987 में आया। ठीक है, और मेन एनवायरमेंटल फोकस इसका यही था कि एक्सपांडेड इट्स एप्लीकेशन टू हजार्डस प्रोसेस। जो हजार्डस प्रोसेस आपकी है तो एप्लीकेशंस जो रहेंगी इसकी उसको आप एक्सपांड करिए, उसको आप बढ़ाइए, उस पे मेन फोकस आपका था। 1981 के अंदर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आपका आया था और इसके तहत आपको क्या करना था? एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। क्या करना था? एयर पॉल्यूशन को आपको कंट्रोल करना था। और यहाँ पे पावर ऑफ इन्फोर्सिंग जो था इस एक्ट का वो किसको दिया गया था? वो आपका सीपीसीबी को दिया गया था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पावर दिया गया था। किसको पावर दिया गया था? पावर दिया गया था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि भैया एयर पॉल्यूशन जो है आप उसको कंट्रोल करिए। किसको कंट्रोल करिए? एयर पॉल्यूशन को आप कंट्रोल करिए। ठीक है, जल्दी से बता दो अभी तक हमने जितना डिस्कस किया वो सभी को क्लियर है? किसी भी प्रकार का डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर? चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिर 1982 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन रूल आपको देखने को मिलेंगे। देखो एक्ट आपका कब आया? एक्ट आया आपका 1981 में और रूल्स आपके आए कब? 1982 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीजर जो थी बोर्ड के द्वारा प्रोसीजर यहाँ पे दी गई थी कि भैया किस तरीके से आपको यहाँ पे पॉल्यूशंस को कंट्रोल करना है और प्रिवेंट करना है। ठीक है,
1982 के अंदर ही आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट आया था, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उससे डील करता है आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट। एटॉमिक एनर्जी एक्ट किससे आपका डील करेगा? रेडियो एक्टिव वेस्ट से आपका डील करेगा। किससे डील करेगा? रेडियो एक्टिव वेस्ट से आपका डील करेगा। किससे डील करेगा? रेडियो एक्टिव वेस्ट से आपका डील करेगा। ठीक है, नेक्स्ट 1987 के अंदर आपका यहां पे क्या आया था? ये जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन आपका जो था, इसके अंदर अमेंडमेंट आपका आया था। ठीक है, अमेंडमेंट आपका आया था। मतलब यहां पे सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड आपका आया था और यहां पे कुछ इमरजेंसीज ऑफ एयर पॉल्यूशन को ग्रैब किया गया। ठीक है, तो इसके अंदर जो अमेंडमेंट आया था तो इसके अंदर स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड भी आपका ऐड हो चुका था, इसको भी पावर दे दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो आपका ये एक्ट आया था उसके अंदर आपका पावर किसको दिया गया था? सीपीसीबी को पावर दिया गया था। लेकिन जो ये अमेंडमेंट आया ना, इस अमेंडमेंट से स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड को भी यहाँ पे पावर मिल गया था। इसको पावर मिल गया था, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड को भी यहाँ पे पावर दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं 1988 के अंदर आपका आया था मोटर व्हीकल एक्ट। ये मोटर व्हीकल एक्ट भी अपन ने पढ़ लिया है लेबर लॉ के अंदर। लेबर लॉ के अंदर अपन ने इस एक्ट को भी पढ़ा था, मोटर व्हीकल एक्ट को। ठीक है, तो मोटर व्हीकल एक्ट जो आपका था ना, स्टेट दैट hazardous waste is to be properly packed, labeled and transported। मतलब जो भी hazardous waste आपका है वो प्रॉपरली यहाँ पे क्या करना है? पैकिंग होना चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए, देन ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, देन आपका ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं तुमने भर दिया और बस ले गए। ठीक है, तो ये आपका मोटर व्हीकल एक्ट यहाँ पर एनवायरमेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपका हजार्डस वेस्ट आपका है उसको प्रॉपरली आपको पैक करना है, लेबल्ड करना है और ट्रांसपोर्ट आपको करना है। ठीक है, चलो अब अपन आगे बात करते हैं। कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं जो नए रूल्स आपके आए हुए हैं, उनकी अपन यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट आपका आया 2006 के अंदर, इसको बोला जाता है FRA 2006। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो आपका होता है या FRA 2006 जो आपका है, इसको शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006। मतलब जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज आपकी होती है ना, उनके लिए आप बोल सकते हो कि ये एक्ट पर्टिकुलर बनाया गया था। ठीक है, ये एक्ट उन लोगों के लिए आपका बनाया गया था। इसके अंदर मेन ऑब्जेक्ट क्या थे? टू एम्पावर एंड स्ट्रेंथन द लोकल सेल्फ गवर्नेंस। जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है उसको एम्पावर करना, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, साथ ही साथ to address the livelihood security of the pupils leading to poverty alleviations and pro poor growth। ठीक है, इसके लिए राइट यहां पे दिए गए। नेक्स्ट, टू एड्रेस द इशू ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड कंजर्वेशन गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एड्रेस किया गया? साथ में आपके यहाँ पे इश्यूज को एड्रेस किया गया जो कि आपके थे कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस को लेके। ये मेन इसके क्या थे? ऑब्जेक्टिव थे किसके? फॉरेस्ट राइट एक्ट के, जो कि आपका 2006 के अंदर आया। ठीक है, अच्छा एमपी के अंदर 2006 में और क्या आया था बता सकते हो? चलो, उसके बाद हमारा आता है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 एंड 2017। ठीक है, इसके अंदर क्या था? वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल जो आपका 2010 और 2017 था, ये रूल आपका इनेक्ट किया गया था। इनेक्ट किसके द्वारा किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक चीज याद रखना,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इनेक्ट किया गया था। इनेक्ट किया गया था इसको कब? अंडर ईपीए, अंडर ईपीए 1986 के अंदर इसको इनेक्ट किया गया था। ठीक है, अंडर ईपीए 1986, अंडर ईपीए 1986 यहां पे क्या किया गया था? इसको इनेक्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहां पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? द वेटलैंड कंजर्वेशन, सॉरी इसका मेन एम क्या था? एम अपन देख लेते हैं, प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द कंट्री वेटलैंड इज सस्टेनेबल मैनर। ठीक है, तो जो आपका सस्टेनेबल मैनर के अंदर प्रोटेक्ट करना है, मैनेजिंग करना है कंट्री वेटलैंड को, ठीक है, तो इसके लिए आपका मेनली क्या था? इसके लिए आपका मेनली ये बनाया गया था, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स आपका बनाया गया। ठीक है, अब यहां पे समझना ये 2010 की बात क्या है। ठीक है, चलो अपन सबसे पहले बात करें 2010 की। तो 2010 के अंदर यहां पे क्या बोला गया? फर्स्ट कंप्रीहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वेटलैंड इन इंडिया, ये आपको देखने को मिला। इसके बाद लेटर यहां पे क्या हुआ? 2017 के अंदर द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल आपका आया। 2017 में क्या आया? 2017 में आपका रूल आया। और स्टार्टिंग 2010 में क्या हुआ? एक रेगुलेटरी आपका फ्रेमवर्क यहां पे बना वेटलैंड इन इंडिया को लेकर। उसके बाद आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल आया, जो कि आपका 2000 में आया था। ठीक है, जो कि आपका 2000 के अंदर आया था। इंडिया के अंदर ओजोन लेयर डिप्लीशंस जो आपका होता है, जो ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, उनको लेके आपका आया था। और ये रूल भी आपका एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द ईपीए। अंडर द ईपीए ही इस रूल को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस के क्या करना है? उन सब्सटेंसेस के लिए रूल बनाया गया था कि भैया इनको कंट्रोल करना है और प्रॉपर रेगुलेशन जरूरी है। ठीक है, अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ओजोन लेयर का आपको डिप्लीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट में बात करूं तो नेक्स्ट आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जिसको आप बीडीए 2002 बोलते हो। ठीक है, अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो आपका था, ठीक है, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एमिंग टू प्रोटेक्ट इंडिया रिच बायोडाइवर्सिटी and associated knowledge against their use by foreign individuals and organizations without sharing the benefit arising out of such use and check biopiracy। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो आपका था, इसका मेन जो पर्पस था पार्लियामेंट का, यहाँ पे एम क्या था कि इंडिया को यहाँ पे इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी आपकी है, इसको आपको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रोटेक्ट इंडिया रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इस बायोडाइवर्सिटी को आप क्या करो? आप यहाँ पे प्रोटेक्ट करो। मेन इसका ये काम था। ठीक है, मैंने यहां पे क्या था? प्रोटेक्ट इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 आपका था। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, जितने भी अपन ने अभी एक्ट को डिस्कस किया है, ये सारे एक्ट आपको क्लियर हैं? ठीक है, आपको ईयर्स सबकी याद रखना है, आपको सबके मेन फंक्शंस याद रखना है, इनका किस लिए इनको इनेक्ट किया गया, ये आपको रीजंस पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो आपका है एमसीक्यू क्वेश्चन, वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा, उस क्लास के अंदर हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ईपीए 1986 को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम पब्लिक अवेयरनेस को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। उसके बाद हम नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम्स जो आपके होते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर रहेगा एक्ट एंड स्टैंडर्ड वाला, तब जाके हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो फिलहाल अपन इस क्लास को करते हैं यहीं पर ब्रेक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, क्लास ओवर।